सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से। बाराबंकी ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद इंहदाम मामले में वजीर आला उत्तर प्रदेश की हिदायत पर कमेटी तश्कील दी गई है। शिवाकांत द्विवेदी की क़यादत में 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है। 15 दिनों में कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मस्जिद इंहदाम को लेकर उत्तर प्रदेश हुकूमत की मुसलसल सरजनिश की जा रही है। रियासती हुकूमत पर फिरका परस्ती को फरोग देकर सियासी मफाद हासिल करने के इल्जामात भी लगे हैं। सियासी, समाजी और मजहबी हलकों में मुतल्लिका अफसरान की मजम्मत और मस्जिद की अज़-सर-ए-नौ तामीर का मुतालबा किया जा रहा है। इंसाफ का मुतालबा कर रहे लोगों में योगी हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराजगी पाई जा रही है। मस्जिद तामीर का मुतालबा करने वालों के खिलाफ ही बाराबंकी जिला माइनॉरिटी अफसर ने FIR भी दर्ज कराई थी। खुदा न करे कि कोई कोरोना जैसी वबा का शिकार हो, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं और कोरोना से मुतासिर होने का अंदेशा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। औरंगाबाद शहर में SIO की कोरोना रिलीफ फोर्स के दर्जनों नौजवान पूरी मुस्तैदी के साथ 24 घंटे रजाकाराना खिदमात के लिए तैयार हैं। सिर्फ एक फ़ोन कॉल से न सिर्फ आपके खदशात का इजाला हो सकता है बल्कि मुमकिना मदद भी मिल सकती है। वो कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पिछले 2 महीने से मुस्तकिल लॉकडाउन की वजह से औरंगाबाद में अब कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी हो रही है, लेकिन कोरोना के मरीजों की ब्लैक फंगस से अमवात से लोगों में खौफ व दहशत का माहौल है। इसी तरह सरकारी सतह पर तीसरी लहर का अंदेशा और बच्चों के मुतासिर होने के खतरे के पेश नज़र फलाही तंजीमें नई आफत के मुकाबले के लिए कमरबस्ता हो चुकी हैं। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी SIO ने इस सिलसिले में कोरोना रिलीफ फोर्स तश्कील दी है। नौजवानों पर मुश्तमिल ये फोर्स 24 घंटे मुतासरीन के मसाइल हल करने की कोशिशों में मसरूफ है। इसके अंदर असल में हम लोगों ने ये जो पूरा टास्क फोर्स जो ऑर्गेनाइज किया है, जो बनाया है, ये पूरा एक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया गया है। 30 लोग जो है हमारे साथ एज अ वॉलंटियर, एज अ मेंबर जो हमारे साथ इस टास्क फोर्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। तो केसेस जो है औरंगाबाद के अंदर बहुत गंभीर भी आया है। ऐसे केसेस है जो वेंटिलेटर नहीं मिलने की वजह से जिन लोगों की जो है डेथ जो औरंगाबाद के अंदर हो गई। इसके बाद जो है MGM के कई बहुत सारे केसेस आए, घाटी के बहुत सारे केसेस आए। घाटी को लेके एक बहुत खास चीज जो है हमारे टास्क फोर्स ने जो की है वो ये है कि घाटी को लेके जो गलतफहमी जो लोग डर पैदा हो चुका था, उसको भी हमने कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश की है। 29 अप्रैल को SIO औरंगाबाद ने हमारे एक ग्रुप है जो अल्फाज कम्युनिटी है, उसके साथ उसके इश्तराक से उसके कोलैबोरेशन के जरिए से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे को इनिशिएट किया और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने 300 प्लस जो पेशेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है। कोरोना रिलीफ फोर्स में जुमला 30 से ज़ायद नौजवान रजाकार खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अल्फाज ग्रुप के रजाकार भी इस फोर्स में शामिल हैं। ये तमाम प्रोफेशनल्स आला तालीम याफ्ता हैं और अपने अपने शोबे में माहिर हैं। इसके अलावा इस टीम ने 5 माहिर डॉक्टरों की खिदमात भी हासिल की हैं जो इमरजेंसी की सूरत में मदद कर सकते हैं। रिलीफ फोर्स के तमाम अरकान मुनज़्ज़म और मनसूबाबंद तरीके से काम करते हैं। टेलीकॉलर डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट से लेकर मुतासरीन को अमली इमदाद पहुँचाने का पूरा नज़्म मौजूद है। फोर्स के जिम्मेदारों का कहना है कि ब्लैक फंगस और कोरोना की तीसरी लहर से मुताल्लिक अवाम में बेदारी पैदा करना और उनके खदशात को दूर करना रजाकारों की तरजीहात में शामिल हैं। हमारा थर्ड वेव जो है जो प्रेडिक्शन किया जा रहा है अगस्त तक जो है लोगों के अंदर, इंडिया के अंदर जो है आने के चांसेस है, तो वो बीमारी से अभी से लोगों को अवेयर किया जाए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है रिलीफ टास्क फोर्स ने जो फैसला लिया उसमें ये है कि लोगों को अवेयर इस तरह किया जाए कि उनको डराया ना जाए। उनको जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारी रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि लोग डर जाते हैं, उसके नतीजे में ये होता है कि बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस होते हैं, घर के बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। एक चीज वो चीज होती है। दूसरी चीज ये होती है कि लापरवाही का मामला जो होता है, तो ये दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए हमारे पूरे कैंपेन जो है, अवेयरनेस कैंपेन जो है ये रन होंगी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। SIO मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सरगर्म है। औरंगाबाद में जो फोर्स काम कर रहा है वो सिर्फ औरंगाबाद शहर तक महदूद नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में
जहां कहीं मदद की ज़रूरत हो, ये रज़ाकार अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर मुतासरीन के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना रिलीफ फोर्स ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज़रूरतमंद इन हेल्पलाइन नंबरों की मदद से राब्ता कर सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। एक ऐसे दौर में जब कोरोना की वजह से इंसान से डर रहा है, रिश्तेदार एक दूसरे के घर जाने से गुरेज कर रहे हैं, ऐसे मुश्किल और आजमाइश की घड़ी में राज्यसभा एमपी और जेएनयू के साबिक तलबा लीडर नासिर हुसैन ने इंसानियत को जिला बख्शी है और एक बरहमन खातून की आखिरी रस्मात अदा करके गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की है और नफरत फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा के रुकन और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन के साबिक सदर डॉक्टर नासिर हुसैन ने कोरोना कहर के दौरान इंसानियत को जिला बख्शने वाली खूबसूरत मिसाल कायम की है। नासिर हुसैन ने बेंगलुरु में एक हिंदू खातून की आखिरी रसूमात अंजाम देते हुए मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की तर्जुमानी की है। ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाली प्रोफेसर सावित्री विश्वनाथन की 5 मई 2021 को कोरोना के सबब मौत हो गई। सावित्री विश्वनाथन दिल्ली यूनिवर्सिटी में चीनी और जापानी जबानों के महकमे की साबिक सदर रही हैं। जापानी जबान को हिंदुस्तान में मुतारिफ करवाने में उनकी खिदमात नुमाया रही हैं। प्रोफेसर सावित्री ने मुल्क के कई वज़राए आज़म और कई वज़राए खारजा को जापान दौरे के दौरान बातचीत में मदद की। उन्होंने कई जापानी तहरीरों का हिंदी और तमिल जबानों में तर्जुमा भी किया। उनकी बेशबहा खिदमात का एतराफ़ करते हुए 1967 में उन्हें जापानी वज़ीर आज़म के बावक़ार अवार्ड से भी नवाजा गया था। वजीफ़ा याबी के बाद प्रोफेसर सावित्री विश्वनाथन ने बेंगलुरु में सुकूनत इख्तियार की। प्रोफेसर सावित्री और डॉक्टर नासिर हुसैन के ख़ानदान के दरमियान गहरे ताल्लुकात रहे हैं। हाल ही में सावित्री और उनकी बहन कोरोना पॉजिटिव हो गईं और उन्हें बेंगलुरु के एक अस्पताल में दाखिल किया गया था। नासिर हुसैन और उनकी अहलिया सावित्री और उनकी बहन की सेहतयाबी के लिए मुसलसल कोशा रहे। आखिरकार कोरोना मर्ज से ताब न लाते हुए सावित्री 5 मई को चल बसी। उस वक्त बेंगलुरु में मुकीम सावित्री के खानदान वाले क्वारंटीन में थे और जो लोग बेंगलुरु के बाहर थे वो लॉकडाउन के सबब सावित्री का आखिरी दीदार करने से कासिर थे। इन हालात में नासिर हुसैन सावित्री के खानदान वालों के लिए एक नेमत साबित हुए। उन्होंने सावित्री की तबीयत की मुकम्मल निगरानी की और जब मौत वाक़ई हुई तो आखिरी रसूमात के लिए तमाम तर इंतजामात किए। आखिरी रसूमात की इस पूरी कार्रवाई में नासिर हुसैन के साथ उनकी अहलिया भी शरीक थी। नासिर हुसैन ने सावित्री के बेटे का हक अदा करते हुए अपने हाथों से नदी में अस्थि विसर्जन का फरीजा भी अंजाम दिया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अपने मजहब पर कायम रहते हुए दूसरों के मजहब और अकीदे का एहतराम करना इंसानियत का सबसे बड़ा तकाजा है। लिहाजा डॉक्टर नासिर हुसैन ने अपनी चहीती आंटी सावित्री की आखिरी रसूमात हिंदू मजहब के मुताबिक अंजाम देते हुए ये साबित किया कि मुल्क की गंगा जमनी तहजीब मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है, इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ हल्लूर की रिपोर्ट। इलाहाबाद में कोरोना ज़्यादा लाशों को गंगा नदी में बहाने और रेत में दफन किए जाने के मामले में योगी हुकूमत ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी की हिदायत पर काबीना वजीर डॉक्टर महेंद्र सिंह ने इलाहाबाद का दौरा किया। महेंद्र सिंह ने आला अफसरान के साथ मीटिंग की और लाशों को रेत में दफन करने और उनको नदी में बहाने जाने के मामले की तफसीलात तलब की। योगी हुकूमत ने वाजे किया है कि अब लाशों को न तो दफन किया जाएगा और न ही इनको नदी में बहाने की इजाज़त होगी। योगी हुकूमत ने मकामी इंतजामिया को सख्त हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि लाशों की आखिरी रस्मात एहतराम के साथ अदा की जाएं। मीडिया से बात करते हुए महेंद्र सिंह ने कहा कि योगी हुकूमत कोरोना की मुमकिना तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। महेंद्र सिंह का कहना था कि इसके लिए रियासती हुकूमत की तरफ से अवामी बेदारी मुहिम की शुरुआत की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही निर्देश जारी किया है और जिन गरीब लोगों को दाह संस्कार के लिए जिनके पास पैसा नहीं उनको 5,000 रुपये शासन के तरफ से मुहैया कराया जाता है।
यहाँ पर भी शमशान घाटों पर पूरी व्यवस्था की गई है और प्रशासन इसके लिए अलर्ट है, जागरूकता जारी की जा रही है। आप सब लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से आपके माध्यम से सबको जागरूक किया जाएगा। लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि गंगा हमारी सबकी आस्था के केंद्र हैं और हम सब लोग मिलकर के इस पर काम करेंगे और आगे भविष्य में इस व्यवस्था को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और लॉकडाउन में जहां समाज के बेशतर तबके को परेशानियों का सामना है, वहीं सबसे ज्यादा परेशान हाल माजूर अफराद हैं। हालांकि राष्ट्रीय विकलांग पार्टी माजूरों की भरपूर मदद कर रही है, ताहम कुछ की परेशानियां जो की तू हैं। कानपुर के हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के कौमी सदर वीरेंद्र कुमार से खास बातचीत की और इनके मसाइल को जानने की कोशिश की। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन जारी है। उत्तर प्रदेश में भी तकरीबन 24 दिनों से लॉकडाउन जारी है। इस लॉकडाउन में जिस तरह से असहाय लोग परेशान हैं, तो वहीं वो लोग जो विकलांग हैं, जो कहीं ना कहीं से शारीरिक रूप से अक्षम हैं, ऐसे लोग भी हैं। उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, जो किसी तरह से अपना जीवन व्यापन करते थे, लेकिन इस समय उनके लिए एक बड़ी समस्या है। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विकलांग पार्टी के हैं वो मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, आइए उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से परेशान हैं खास करके विकलांग लोग? आप क्या मांग करते हैं सरकार से इनके लिए? लॉकडाउन में बेरोजगारी का आलम है और लोग भूखमरी के शिकार हैं। न तो प्रशासन इनकी तरफ ध्यान दे रहा है, न सरकार का ध्यान जा रहा है। 500 रुपये जो महीने की पेंशन मिलती है वो भी इनको अभी तक नहीं मिल पाई। स्थितियाँ बहुत भयावह हैं। लोगों के घर के अंदर झांक के देखिए तो वो मृत शैया पर पड़े हुए हैं। हालात इतने बुरे हैं कि लोग रात रात में फ़ोन करते हैं, उनके बच्चे चीखते चिल्लाते हैं, रोते हैं कि आज भोजन नहीं बना, बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इस तरीके से स्थितियां पैदा हुई हैं। हम लोगों ने इसको देखित है। वीरेंद्र जी, सरकार से आप क्या मांग करते हैं? क्या चाहते हैं कि सरकार ऐसे लोगों के लिए क्या करे? हमने तो सरकार से सिर्फ इतनी मांग की थी कि सामाजिक समानता कानून बनाकर नौकरी, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की 100% गारंटी आप दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। जब नौकरी रोजगार होगा, संसाधन होंगे, मकान होगा रहने के लिए, खाने के लिए भोजन होगा, तो फिर दूसरे चीज़ की आवश्यकता ही नहीं। एक चीज़ और वीरेंद्र जी, क्या आप ये मांग करते हैं कि विकलांगों के लिए ऐसे समय में जब लॉकडाउन है पूरे प्रदेश में, प्रदेश सरकार से कुछ अनुदान की, विशेष अनुदान की मांग करते हैं? अनुदान की तो हम सिर्फ इतनी मांग करते हैं कि जो भी बेरोजगार हैं उनको कम से कम 10-10 हज़ार रुपया महीना दिया जाए, जिससे कि वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो जिस तरह से आपने देखा कि वीरेंद्र जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विकलांग पार्टी के, उनकी सरकार से डिमांड है कि ऐसे विकलांग जो असहाय हैं, शरीर से अक्षम हैं, उनके लिए एक निश्चित रकम निर्धारित की जाए, जिससे उन्हें कुछ फ़ायदा मिले। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। कोरोना के बढ़ते हुए असरात से पूरे मुल्क में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गए हैं। रोजाना लाखों की तादाद में कोरोना मुतासिन का इजाफा हो रहा है, जबकि हजारों की तादाद में लोगों की जानें जा रही हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से की जा रही कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। ऐसे में समाजी तंजीमें और मजहबी इदारे भी आगे आ रहे हैं और अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में नांदेड़ गुरुद्वारा के मजहबी रहनुमा जत्थेदार बाबा कुलवंत सिंह जी ने गुरुद्वारा बोर्ड से यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि गुरुद्वारा के खजाने में पिछले 50 सालों से जमा हो रहे सोने का इस्तेमाल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की तामीर में किया जाए, ताकि नांदेड़ में जदीद तिब्बी सहूलतें दस्तयाब हो सकें और लोगों को अपने इलाज के लिए मुंबई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों का रुख करने की जरूरत न पड़े। प्यारे साहिबान में के मुख्य संत बाबा कुलवंत सिंह जी ने एक वहाँ पे प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मेरी भी तबीयत खराब हो जाने के कारण मुझे नांदेड़ के अंदर में बड़ा हॉस्पिटल नहीं मिला, लेकिन मैं बड़ा होने के कारण मुझे बॉम्बे में शिफ्ट किया गया। बॉम्बे में मेरा इलाज हुआ। मैं बड़ा होने के कारण मेरा बॉम्बे में इलाज है, लेकिन यहाँ के जो गरीब तबका है उसका भी इलाज अच्छे से अच्छे दवाखाने में होना चाहिए, उसको इलाज मिलना चाहिए। उन्होंने गुरुद्वारा बोर्ड के सामने प्रस्ताव रखा कि ये जो सोना है, ये सोने को ना दीवारों के ऊपर में सजाया जाए, ना दीवारों पे लगाया जाए। इसको जो सोने का उपयोग हम एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना के लिया जाए, इसके लिए उन्होंने गुरुद्वारा बोर्ड के पास प्रस्ताव रखा है। गुरुद्वारा बोर्ड की मीटिंग के अंदर में वो प्रस्ताव के ऊपर में चर्चा जल्दी होके बड़ा हॉस्पिटल खुलने वाला है। उसके पूर्व
जो हमारे धर्मगुरु ने कहा है और आज हालात की बहुत ज़रूरी है। गुरुद्वारा बोर्ड की ओर से यहाँ पे एक 10 बेड का ICU हॉस्पिटल, साथ में जो 130 बेड के सादे वाले जो ऑक्सीजन वाले, ये तुरंत ही होगा तो 8 दिन के अंदर में चालू हो जाएगा। साथ में नीचे वाली साइड में अलग से आज आप देख रहे हैं कि डायलिसिस के इतने प्रमाण आ रहे हैं। हमारे गुरुद्वारा बोर्ड के जो अध्यक्ष श्री मीनाज जी, उन्होंने एक नीचे जो है 5 बेड का जो ICU सेंटर जो सभी जाति धर्मों के लोगों के लिए रहेगा, ये ऐसा प्रस्ताव चल रहा है। पिछले सोशल मीडिया के अंदर में आया, हमारे धर्मगुरु का प्रस्ताव है, धर्मगुरु का प्रस्ताव नहीं, ये आदेश होता है और गुरुद्वारा बोर्ड भी जल्द से जल्द उस पर अमल बजावनी करेगा। गुरुद्वारा बोर्ड की बहुत सी जगह है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोलेगा। और अब खबर छत्तीसगढ़ वाली। सूरजपुर कलेक्टर थप्पड़ मामले में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। वजीर आला भूपेश बघेल ने मामले का नोट लेते हुए फौरी तौर पर कलेक्टर रणबीर शर्मा को हटाने का हुक्म दे दिया। रणबीर शर्मा की जगह गौरव कुमार को सूरजपुर का नया कलेक्टर बनाया गया है। आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन का जायजा लेने के दौरान उन्होंने एक नौजवान को थप्पड़ मार दिया था और इसका मोबाइल छीनकर जमीन पर फेंक दिया था। नौजवान का कहना है कि वो अपनी दादी के लिए दवा लेने जा रहा था। और सोशल मीडिया के जरिए नौजवान के साथ बदसलूकी मामला मेरे इल्म में आया। ये ट्वीट किया भूपेश बघेल ने, जो वहां के वजीर आला हैं छत्तीसगढ़ के। उन्होंने इस तरह से ये बात सामने लाई और ये कहा कि किसी भी अफसर का ड्यूटी के दौरान ऐसा तर्ज अमल नाकाबिल कबूल है। मैं इस नौजवान और इसके अहले खाना से माजरत चाहता हूँ। ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। छत्तीसगढ़ में ऐसी किसी भी हरकत को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणबीर शर्मा को फौरी तौर पर हटाने की हिदायत दे दी गई है। ये ट्वीट किया था छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला ने। इन्होंने खुद अपने ऊपर इसे लेते हुए और उस नौजवान और उसके अहले खाना से माफ़ी मांगी है अपने इस ट्वीट के जरिए। MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने इल्जाम लगाया है कि मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से आवाम अपनी जानों को गंवा रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत कोरोना वैक्सीन फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। दवाएं फराहम करना हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। Are you still allowing exports of these vaccines from Serum and from Bharat Biotech? If not, then where are these vaccines? On April, we had 36.5. April 8, and on May 28 is 13.5 lakh. And that is why in state of Telangana, where I am sitting now, there are no vaccines. So the Prime Minister Modi is completely responsible. I am telling you from day one. He has brought it upon because of his wrong policies, because of his wrong vision, because not behaving like a statesman, not having any strategy, and completely disregarding the scientific community. The country is paying the price of unscientific behavior of the Prime Minister, and we are paying it by our lives. Vaccines will protect lives of Indian, but the Prime Minister of India has no question. They are completely lost. They have left the 137 crore Indians and have said that now you are Atmanirbhar. The government of Modi cannot help you. This is the reality. It is a completely abdication of their constitutional duty. By abdicating their constitutional duty, they have clearly sent a message to the people of India that we are washing our hands about your welfare, about this whole COVID virus, because they are responsible. Every scientist had told them, epidemiologists have told them that a second wave is going to come. And now this Modi government is saying that we are ready for third wave. Shame on them that you are not able to control the second wave. You knew second wave was coming, you were not prepared. Now you talk about third wave. So this clearly shows that the Modi government is in shambles. गाजियाबाद पुलिस ने बच्चा चोरी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह दिल्ली NCR में बच्चों को चुराकर औने पौने दामों में लावालिद जोड़ों को बेचा करता था। पुलिस ने 8 खवातीन और 3 मर्दों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 5 लाख रुपए से ज्यादा नकदी भी बरामद की गई है।
एक 12 मई को एक सूचना मिली थी जिसमें फरियाद, जो कि डाबर तालाब थाना लोनी क्षेत्र का निवासी है, इसने सूचना दी थी कि कुछ लोग इसके घर पर आए और कुछ बहाने से घर पर आए कि कमरा देखना है, कुछ ऐसे देखने के लिए आए। कमरा वहाँ पर देखा भी जाके, इसकी पत्नी घर पर अकेली थी। वहाँ से इसका नवजात जो बच्चा था, जो कि लगभग 15 दिन का था, उसको वहाँ से ये लोग उठा के ले गए। इसने थाने पर सूचना दी तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पता चली हमको कि इस तरह के और भी लोग हैं जिनके साथ इनका बच्चा बेचा गया है। इसमें पूरा एक गिरोह का पता चलना शुरू हुआ है, चेन हमने बनाना शुरू की इसमें। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ में ये थी कि ये लोग उनको टारगेट करते थे जो कि गरीब परिवार होते हैं, उन लोगों को लालच देके कि आपका बच्चा हम बिकवा देंगे इस तरह से। तो वही लोग इस घटना में भी शामिल थे। इसमें इन्होंने बच्चा इसका वहाँ से चोरी करके ले गए और फिर इस बच्चे को फर्दर आगे कई हाथों से बच्चा होता हुआ निकला और अल्टीमेटली बच्चा एक दिल्ली की एक महिला थी, उसने बच्चा लखनऊ में एक दंपति हैं, उनके रिलेटिव ने वो बच्चा उससे लिया, 5.5 लाख रुपए में बच्चा खरीदा। तो ये पूरा इसमें चेन थी। इसमें लगभग 14 लोगों के नाम इसमें प्रकाश में आए टोटल, जिसमें 11 लोगों की हम गिरफ्तारी कर चुके हैं। जो नवजात बच्चा था उसको हमने लखनऊ से बरामद कर लिया है। कर्नूल में डेमोक्रेटिक टीचर्स फेडरेशन की जानिब से फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों की मजम्मत की गई और एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस प्रोग्राम में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कारकुनों ने हिस्सा लिया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से फ़लस्तीन पर किए जा रहे जुल्म पर इसराइल को दहशतगर्द मुल्क करार दिए जाने का मुतालबा किया। के ऊपर इजराइल के जो हमले हो रहे हैं उसकी मजम्मत करते हुए उसके ख़िलाफ़ में और फ़लस्तीन की तायद में हम लोग सब इंटेलेक्चुअल्स शहर के यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारा ये डिमांड है कि यूएन व यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस फ़ौरन ये मामले में मदाखिलत करते हुए फ़लस्तीन के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, दिन रात जो हमले हो रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हो रहे हैं, जिसमें मासूम बच्चे, औरतें और इनोसेंट पब्लिक जो मारे जा रहे हैं, उसे फ़ौरन दखल देते हुए उसे रोकना है। इसलिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। इजराइल को सारे दुनिया में अमेरिका से और दूसरे पावरफुल कंट्रीज से भी हम डिमांड करते हैं कि इजराइल को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करते हुए, उसे बाइकआउट करते हुए, उसके प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करते हुए, उसकी पूरी इकोनॉमी को बाइकआउट करते हुए उसे सबक सिखाने की आज ज़रूरत है। ये इनोसेंट फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म रोकना है। ये रोकने के लिए इंसानियत के हिसाब से, इंसानियत को बचाने के लिए ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स के ऊपर इंसानियत की तायद में हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। हम in support of Palestine cause, and we are opposing the aerial raids, aerial strike by the Israel. So we are totally, all the intellectuals, various organs of Kurnool district, we are opposing the air surgical strikes on poor Palestinian people. And we reiterate our protest. We are opposing Israel raids. और अब बात करेंगे ऑपरेशन समुद्र सेतु की। ब्रुनाई, सिंगापुर से ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन टैंकरों के साथ इंडियन नेवी का INS जहाज इंडिया पहुंचा। इन ममालिक में मुख्तलिफ NGOs और सरकारी एजेंसियों ने कोरोना को हराने के लिए मेडिकल साजो सामान इंडिया रवाना किया था। आज विशाखापट्टनम पहुंचा। इस जहाज में 18 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर, 3650 ऑक्सीजन सिलेंडर और 49 वेंटिलेटर और दीगर तिब्बी सामान शामिल हैं। तेलंगाना में आज से फूड डिलीवरी और ई-कॉमर्स खदमात जारी रहेंगी। DGP महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि वाज़ेह किया है कि ज़रूरी खदमात अंजाम देने वालों को रोकथाम नहीं की जाएगी। इस सिलसिले में हैदराबाद, साइबराबाद और राचाकोंडा के पुलिस कमिश्नरों को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। वाज़ेह गुज़श्ता रोज़ हैदराबाद में लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी के बहाने कई फूड डिलीवरी बॉयज़ को रोक दिया गया था और इनकी गाड़ियां जब्त करते हुए भारी चालान भी काटे गए थे। MIM सदर ओवैसी ने भी इस मामले पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई थी। इस मामले को वज़ीर KTR के इल्म में लाया गया था और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ज़रूरी खिदमात में रुकावट हायल न की जाए। उन्होंने कहा कि DGP से बात करके इस मसले की यकसुई की जाएगी। DGP ने उन्होंने बताया कि KTR की हिदायत के साथ ही नई हिदायत जारी कर दी गई हैं और DGP ने वजाहत की है कि खुराक और ई-कॉमर्स खिदमात की बिला ताअतुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जाएंगे।